तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज फिर एक बार लॉरेंस बिश्नोई एक निजी चैनल पे सामने आया। बात ये नहीं है कि निजी चैनल ने उसको दिखाया क्यों, दिखाया जाना चाहिए था या नहीं, ये मुद्दा नहीं है। क्योंकि किसी भी रिपोर्टर को ये लगता है कि अगर वो किसी बड़े शख्स की कोई इंटरव्यू करने का मौका मिलता है तो वो हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि इसकी टाइमिंग का सवाल है, अभी ही क्यों। ये पूरी की पूरी इंटरव्यू का मकसद क्या है। एक पार्ट पहले जिसको उन्होंने चला दिया, लेकिन उसके बाद अचानक आज एक दूसरे भेष में लॉरेंस बिश्नोई हुलिया बदल के, बाल छोटे करवा के, दाढ़ी के और सर के, जिसका जिक्र हमने कल के एपिसोड में किया था, वो चेंज करके एक नई वेशभूषा में फिर हाजिर होता है। पहले वीडियो में बैकग्राउंड ब्लैक की गई थी, छुपा के रखी गई थी, और आज के उस वीडियो में बैकग्राउंड पूरी नजर आ रही। एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें छत के ऊपर पीओपी किया हुआ है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। पीओपी बहुत से लोगों को मालूम है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस को कहते हैं। तो दीवारों के चारों तरफ ऊपर छत पे लगा दिया जाता है ताकि दीवारें अच्छी लगें। ये बात इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी जेल के सेलर में पीओपी नहीं लगा होता है। बात करेंगे आगे, ऐसा ऐसा पूरा किस्सा है क्या। उसके साथ बीच बीच में इस कमरे में एक पंखा चलता हुआ नजर आता है, सीलिंग फैन, जो कि हाई प्रोफाइल जो सॉलिटरी जो सेलर्स होते हैं, जिसमें एक सेल में एक ही बंदे को रखा जाता है, किसी डेंजरस या बड़े क्रिमिनल को, खतरनाक खूंखार क्रिमिनल को। उनको दो कारणों से इन सेलर में रखा जाता है। एक तो ये कि आदमी खतरनाक है, खूंखार है। दूसरा, उसकी जान को जेल में खतरा भी हो सकता है, उसको किसी अटैक से बचाने के लिए इतनी हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योर जेल में, सेलर में रखा जाता है। तीसरा पॉइंट अगर आपने ध्यान से देखा हो, उसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। साथ में चौथी बात, एक दरवाज़ा है, जाली नुमा छोटा दरवाज़ा, जिसमें आप सीधे अंदर नहीं जा सकते हो, कमरे में झुक के जाना पड़ेगा। उसका कारण ये होता है कि अगर वो दरवाज़ा बड़ा हो तो किसी मौके का फ़ायदा उठा के आदमी एकदम बाहर भाग सकता है या भागने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वो दरवाज़ा नीचा है तो आपको, जहाँ से आप उसके साथ आपको एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो आप भागते हुए कभी टकरा सकते हो, आपका सर दीवार में लग सकता है। ये बहुत सी बातें हमने बहुत से जेल्स के स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब अड्डा सेल बना था तो इन सब बातों का ध्यान उस समय की उस एक्सपर्ट कमेटी ने किया था कि अगर एक जेल में हाई सिक्योरिटी सेल बनाने हैं, एक सेपरेट हाई सिक्योरिटी विंग बनाना है, तो किस किस्म का होना चाहिए। उसके अंदर रोशनी का बंदोबस्त और वेंटिलेशन का बंदोबस्त। आप किसी भी आदमी को ऐसे सेल में नहीं रख सकते जहाँ पे उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए। इतनी तरह से आप पैक कर दो उसको, वो तो मर जाएगा अंदर। आदमी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता है। उसके लिए जो हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योर सेल होते हैं, उनके अंदर सीलिंग फैन नहीं होता है। आदमी किसी ना किसी तरीके से कहीं उस सीलिंग फैन के साथ लटक के मर जाए तो बहुत बड़ा हंगामा होता है। और हिंदुस्तान में अगर आप पिछले 25-30 साल की फिगर निकाल के देख लो तो मैक्सिमम सुसाइड जो है वो पंखों से लटक के ही किए जाते हैं। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो इंटरव्यू दिखाई गई है उस चैनल पे, उसमें उस कमरे में ये सब कुछ नज़र आ रहा है।
लेकिन उस कमरे में कोई बेड नज़र नहीं आ रहा सोने का। हालांकि ऐसे सेल्स में, हाई सिक्योरिटी सेल्स में, कोई लकड़ी का बिस्तरा या मूवेबल बेड नहीं होता है। एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर एक कोई छोटा सा कोई दरी किस्म की चीज़ या चादर किस्म की चीज़ दी जाती है सोने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक ये शक पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो आदमी जेल से आपसे बात कर रहा है। मुझे 100% श्योर है कि ये जेल का कमरा नहीं है। जेलों के कमरे इस किस्म के नहीं होते। तो जो चैनल बार बार क्लेम कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने या हमने लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में इंटरव्यू की, जेल में बैठे शख्स से इंटरव्यू की, बात इसके उलट है। बात चैनल की नहीं है, बात लॉरेंस बिश्नोई की है, जिसने ये खुद पूरा सिस्टम बनाया कि मैं एक चैनल से बात करना चाहता हूँ, और उसने सोच समझ के ये इस चैनल को चुना। उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, बहुत सी बातें अभी स्टडी करने बाकी हैं। आने वाले 1-2 दिन में आपको इस केस को लेके बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने लेके आएंगे। दूसरी बात, मैं सारी उम्र इस प्रोफेशन में रहा हूँ। जब कानून से बचना होता है तो पत्रकार अक्सर ये बहाना लगाते हैं कि मैंने उससे कांटेक्ट नहीं किया, उसने हमारे साथ कांटेक्ट किया। तो आप कानून से थोड़ा सा बच जाते हो। और पत्रकारिता की आज़ादी एक मूल आज़ादी है, बेसिक फ्रीडम है, फंडामेंटल फ्रीडम है। मैंने कल के एपिसोड में भी कहा था कि मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि कोई एजेंसी, कोई पुलिस उस पत्रकार के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ न्यूज़, लोगों तक पहुँचाने की आज़ादी है। हो सकता है कभी कभी इन चीज़ों का दुरुपयोग भी हो जाता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन होती है, उसको कानून नहीं मान लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी केस की तह तक पहुंचना है तो उस रिपोर्टर की हेल्प ली जा सकती है, जो एजेंसीज को लेनी चाहिए। लेकिन एजेंसी तो हेल्प तब लेगी ना जब उनको इसकी तह तक पहुंचना होगा। उस तह तक कोई पहुंचना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबकी मिली भगत है। अब अगर ये रिकॉर्डिंग जो जिस कमरे में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई पाया गया है वो कहाँ का है, वो लोकेशन ढूंढनी हो तो पुलिस और एजेंसीज बड़े आराम से ढूंढ सकते। 15 मिनट का काम भी नहीं है, लेकिन कभी ढूंढेंगे नहीं। जो पंजाब के डीजीपी ने कल एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पंजाब की किसी जेल की रिकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि कल के उस एपिसोड में ये बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं दिखाई गई थी। इस बैकग्राउंड को ब्लैक रखा गया था, जहाँ ब्लैक आउट किया गया था, जिसको टेक्निकल भाषा में ब्लैक आउट कहते हैं। कल टीवी स्टूडियो में जहाँ से वो रिपोर्टर बात कर रहा है उसकी बैकग्राउंड कल भी ब्लैक थी, आज भी ब्लैक है। लेकिन दूसरे कमरे की आउटलुक जो है वो चेंज कर दी गई है। दूसरी बात जो इसमें बड़ी हैरानी की बात होती है, कल पंजाब के डीजीपी ने कहा कि इस इंटरव्यू में जितने बड़े बाल और जितनी बड़ी दाढ़ी लॉरेंस बिश्नोई ने रखी हुई है, वो जब हमारी जेल में आया था, बठिंडा जेल में, तो उसकी दाढ़ी और बाल छोटे थे। तो उन्होंने अपने तरीके से ये बयान करने की कोशिश की थी कि ये रिकॉर्डिंग हमारी जेल में नहीं हुई। और उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि ये रिकॉर्डिंग और किसी जेल की तो हो सकती है, लेकिन बठिंडा जेल की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होती भी उसका खुलासा 1-2 दिन आपको रुकना पड़ेगा,
बहुत सी बातें निकल के बाहर आ रही। अब बठिंडा जेल की बात मैं अगर आपको बता दूं कि वो कौन ऑपरेट करता है। बठिंडा डिस्ट्रिक्ट भले पंजाब में हो, लेकिन बठिंडा जेल भले पंजाब में हो, लेकिन उसकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार के पास है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। एक पंजाब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया हुआ है, जिसको टेक्निकल कोऑपरेशन कहते हैं। उस टेक्निकल कोऑपरेशन के जरिए नीचे एक हाई सिक्योरिटी जेल पंजाब में बनाई गई, बठिंडा में। और उस समय बनाई गई थी जब अकाली सरकार पंजाब में थी, जिनका सेंटर के साथ काफ़ी तालमेल था, पार्टनरशिप थी, उसके ज़रिए बनाई गई थी। कारण ये था कि पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, जहाँ पे टेररिस्ट रिलेटेड कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़े किस्म के डेंजरस ड्रग स्मगलर वगैरह पकड़े जाते हैं और वो जेलों से बैठ के अपना काम चलाते रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए ये एक नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई गई थी। और उसकी बनावट इस किस्म की है कि उसमें आपकी जो एक मूवमेंट पे निगाह रखी जाती है। पूरी जेल में सैकड़ों CCTV कैमराज हैं। और जैसा कि हर जेल में होता है कि जैसे ही सूरज छिपता है तो उन जेल की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, ताकि रात को वो लोग कोई प्लानिंग इस किस्म की सेल की अंदर, बाहर की दीवारों की नहीं, बाहर तो फ्लड लाइट लगी रहती हैं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन विंग है वहाँ लाइट रहती है, लेकिन कैदियों के बैरक्स में लाइट बंद कर दी जाती है और सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही उनको उठना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन इस जेल में सूरज छिपने के बाद भी लाइट्स बंद नहीं की जाती हैं, डिम की जाती हैं, थोड़ी सी उनकी रोशनी कम कर दी जाती है, ताकि हर कैदी के ऊपर एक निगाह रखी जा सके और CCTV कैमराज में एक एक मूवमेंट उनकी कैच हो सके। तो इस किस्म की तकनीक सेंट्रल गवर्नमेंट की शर्तों के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस जेल में रखी गई है। उसके बाद इसकी बनावट भी बहुत सारी सेंटर के इशारों पे की गई है। तो इसमें पंजाब को या पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। आखिरी बात इस जेल के बारे में आपको बता दें, इस जेल की पूरी मैनेजमेंट सेंटर की सरकार के हाथ में है। पंजाब का उसमें कोई रोल नहीं है। भले कैदी पंजाब के हों, लेकिन मैनेजमेंट, उसकी देखरेख, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सुपरविज़न, उसकी सिक्योरिटी पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो पेरिफेरी है, जो जेल के अंदर का इलाका जो है, बाहर मेन गेट के अंदर एक और पेरिफेरी होती है, उसके अंदर सेल होते हैं, वो पूरे का पूरा एरिया देखती है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो भारत सरकार के नीचे आती है। वो पूरी देख रेख करते हैं। और जो हाई सिक्योरिटी सेल्स हैं अंदर, जिनमें हाई सिक्योरिटी कैदियों को रखा जाता है, उनके बाहर, उनके सेल के बाहर जो सिक्योरिटी है वो BSF कमांडोज की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडोज उसको गार्ड करते हैं। और पूरी जेल के 2 किलोमीटर के एरिया में, 2 किलोमीटर चारों तरफ उसके, जो उसका जो घेरा है, उसमें मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते किसी के भी। आप कभी बठिंडा जेल के पास से गुजरो तो जैसे ही आप उस जेल के तकरीबन 1.25 किलोमीटर के घेरे के अंदर आ जाते हो, आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, न कॉल आती है न जाती है। और जब आप दूसरी तरफ जाके 4 किलोमीटर बाहर निकल जाते हो तो आपका मोबाइल काम करने लगेगा। और उस जेल का सुपरिंटेंडेंट एक BSF की
का कंपनी कमांडेंट के रैंक का ऑफिसर होता है। आज भी उस जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं मिस्टर नेगी, वो बीएसएफ के कमांडेंट हैं ऑन डेपुटेशन टू पंजाब पुलिस। वो एक जो टेक्निकल एग्रीमेंट किया है पंजाब ने और सेंट्रल सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसके तहत उनको एक टेम्परेरी डेपुटेशन पे पंजाब में रखा गया और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उस जेल में इस्तेमाल की जा रही हैं, उनकी जो सुपरविज़न है। तो पूरी तरह से वहाँ पे पंजाब पुलिस का कोई रोल नहीं है। और जैमर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे मैंने कहा कि बाहर के लोगों का भी फ़ोन अगर उसके आस पास से आप निकल रहे हो तो फ़ोन नहीं चलेगा। अब कोई कहे, लॉरेंस बिश्नोई ने जो आज बात कही कि मैं जेल में हमें सब कुछ मिल जाता है, तो एक तरीके से वो ये इमेज क्रिएट करना चाहता है कि हमें कहीं भी रख लो, हम तो अपनी बात करते रहेंगे, हमारी कम्युनिकेशन लाइंस कट नहीं होगी। लेकिन बठिंडा जेल में जहाँ पे उसको रखा गया है वहाँ पे इस किस्म की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए पूरी जेल के जैमर्स बंद करने पड़ेंगे। इतने पावरफुल जैमर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। और आज तक जब से वो जेल बनी है एक भी मोबाइल फ़ोन वहाँ से रिकवर नहीं हुआ है। बाकी जितनी जेलें हैं पंजाब की, सब में से सैकड़ों मोबाइल फ़ोन रिकवर हो चुके हैं, लेकिन बठिंडा जेल में जहाँ लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है वहाँ कोई मोबाइल फ़ोन आज तक नहीं मिला है, क्योंकि काम ही नहीं करता अगर आप ले भी जाओ तो। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये इंटरव्यू के जो बैकग्राउंड है, लॉरेंस बिश्नोई जहाँ बैठा है वो कहाँ बैठा है। बेसिकली अगर आप इस पूरे वीडियो को लॉरेंस बिश्नोई के आगे पीछे की जो मूवमेंट है वो आप ध्यान से देखो तो ये किसी पुलिस स्टेशन का लॉकअप लगता है, या जो हमारी एजेंसीज हैं, एनआईए हुई, सीबीआई हुई, आईबी हुई, जो वो हुई, उनके जो एक किस्म के जो इंटरोगेशन रूम वगैरह होते हैं, या एक विजिटर रूम होते हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल कैदियों को कहीं किसी से मुलाकात करवानी हो, उस किस्म का कमरा लगता है। सीधी सादी बात यह है कि ये इंटरव्यू जो की गई है उसकी टाइमिंग के हिसाब से, वो जो इंटरव्यू दी गई है, मैं उसको कहूँगा ली नहीं गई, ये इंटरव्यू दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी मर्जी की एक पसंदीदा चैनल को, कुछ बड़े जो उसके आका हैं, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, एजेंसीज के लोग भी हो सकते हैं, उनके इशारे पे ये इंटरव्यू दी है, क्योंकि उनकी इशारे के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। और आखिरी बात, इस बात को इससे जोड़ के लेना, जो चैनल क्लेम कर रही थी कि आज भेष बदल के लॉरेंस बिश्नोई फिर हाजिर हो गया है, क्योंकि जो पंजाब के डीजीपी ने कहा था कि हमारी जेल में जब वो आया था इसी महीने की 10 तारीख को, जयपुर का रिमांड पूरा करके 8 तारीख को आया था, 8 को इसको लाया गया, 9 तारीख को तलवंडी साबो की कोर्ट में पेश किया गया और 10 तारीख को इसको बठिंडा जेल भेजा गया। ये बात पंजाब के डीजीपी ने कल बताई थी। और उसके पहले जब इसको मेडिकल के लिए लेके गए थे, वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स इसकी खींची थी उसमें इसकी दाढ़ी छोटी थी और बाल छोटे थे। वो ये कहना चाहते थे कि कल जो इसका रूप इंटरव्यू में दिखाया गया था वो नहीं था जो आज के दिन उसका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंटरव्यू जो 8 तारीख को उसको पंजाब लाया गया जयपुर से, उसके बाद 8 तारीख का पूरा रात इनके पास था, वो किस कमरे में रखा गया। 9 तारीख को तलवंडी साबो में इसको पेश किया गया कोर्ट में और इसका जेल भेजने का वो जुडिशल कस्टडी ली गई।
9 तारीख पूरा दिन पूरी रात वो तलवंडी साबो में था और 10 तारीख को उसको वहाँ से ला के कपूरथला अब बठिंडा जेल में दाखिल किया गया। कहीं ये इंटरव्यू अगर पंजाब में हुई है तो इन 2 दिनों के बीच में तो नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल, और इसका जवाब कौन दे सकता है? पंजाब पुलिस। कल का दिन देखेंगे कि पंजाब पुलिस इसके बारे में क्या बयान देती है। लॉरेंस बिश्नोई का मकसद क्या था, पर्पज़ क्या थी, टाइमिंग क्यों इस तरह से ली गई, इन सब बातों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।